बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शेंजन वीज़ा। दोबारा बहुत सारे लोग काफ़ी लोग पूछते हैं जी कि इस वक्त पाकिस्तान से सबसे आसान जो है शेंजन कंट्री वो कौन सा जा रहा है, और जो कि पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी पासपोर्ट पर पाकिस्तान से आसानी के साथ वीज़ा दे देता है। किस कंट्री का आपको अप्लाई करना चाहिए और किस कंट्री का शेंजन वीज़ा आपको नहीं अप्लाई करना चाहिए आजकल के इस टाइम पीरियड में। आज की ये सारी बातें जो है आज की मैं इस कीमती और अहम तरीन वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, और अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो बड़ी अहम है और कीमती है आप सब लोगों के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। देखिए जी, सबसे पहली बात है जी, इस वक्त पाकिस्तान से किसी भी जो कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना जो है ना, जो अच्छे कंट्रीज़ हैं उनका वीज़ा जो है बहुत मुश्किल हो चुका है इस वक्त पाकिस्तान से। उसकी वजह सियासी अदम इस्तेकाम और माशी अदम इस्तेकाम पिछले 4-5 सालों से जो चल रहा है, तो ये एक वजह है। अब सूरत हाल तो ये है कि दुबई जैसा मुल्क भी जो है पाकिस्तानियों को आंखें दिखा रहा है। तो शेंजन वीज़ा भी इस वक्त पाकिस्तान से लेना टफ ज़रूर है, लेकिन कुछ कंट्रीज शेंजन में ऐसे हैं जो आपकी वीज़ा की जो प्रोफाइल होती है उसको प्रॉपर चेक करते हैं, और आपके एप्लीकेशन का जो फ़ैसला है वो पूरा मेरिट पर करते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और बात बता दूँ, पाकिस्तान से जो भी शेंजन वीज़ा अप्लाई करता है, उसको शेंजन ज़ोन जो है पाकिस्तान से जो वीज़ा एप्लीकेशन को चेक करता है ना, उनका चेक करने का जो क्राइटेरिया स्पेशली पाकिस्तान से जो है ना, वो बड़ा डिफरेंट है, बड़ा टफ है। अव्वल तो बहुत कम लोग जो है मेरिट पर उतरते हैं शेंजन ज़ोन में। अगर कुछ लोग मेरिट पर उतर भी जाएँ, तो शेंजन ममालिक जो है उसको वीज़ा जो है बड़ी छान-बीन के बाद देते हैं। जब वो मेरिट पर उतरता है फिर भी उसको प्रॉपर चेक किया जाता है, सोच-विचार की जाती है, मशवरा किया जाता है कि जी आया ये बंदा अब या बंदी मेरिट पर तो उतर गया है, क्या अब हमें इसको वीज़ा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्योंकि रिस्क फैक्टर बहुत इन्वॉल्व होता है। पाकिस्तान से जो भी अक्सरियती लोग जो हैं वो क्या करते हैं, शेंजन का वीज़ा लिया, किसी भी कंट्री का लिया, पुर्तगाल चले जाते हैं, स्पेन चले जाते हैं, वहाँ पर जाके असाइलम क्लेम कर लेते हैं, या वो जो है इमिग्रेशन ओपन है पुर्तगाल की, उधर जाके अपनी फ़ाइल लॉक करवा लेते हैं। तो ये एक बड़ा बैड इंप्रेशन जाता है, जिसकी वजह से स्क्रूटनी पाकिस्तानी एप्लीकेशन की पाकिस्तान में जो है बड़ी सख्ती से की जाती है, और फिर मेरिट पर उतरने के बाद फैसला किया जाता है कि इसको वीज़ा दिया जाए कि ना दिया जाए। अब बता दूं मैं कि पाकिस्तान से रुझान किन ममालिक का ज़्यादा पाया जाता है शेंजन वीज़ा अप्लाई करने में। पाकिस्तान से ज़्यादातर जो लोग हैं जर्मनी, इटली, स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड, जिसको नेदरलैंड भी कहते हैं, ऑस्ट्रिया, और कुछ हद तक चेक रिपब्लिक का भी वीज़ा अप्लाई करते हैं। अब आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि इन कंट्रीज़ में से किन ममालिक को आपने प्रायोरिटी जो है वो देनी है। जो शेंजन ज़ोन में टफ़ कंट्रीज़ जो आते हैं ना जी, और वो जो यानी कि जो बहुत ही मुश्किल वीज़ा देते हैं या वीज़ा देने में कंजूसी का मुज़ाहिरा करते हैं, उसमें सबसे नंबर 1 जो है जी स्विट्ज़रलैंड है। उसके बाद डेनमार्क आता है, नॉर्वे का वीज़ा भी बहुत टफ़ है पाकिस्तान से हासिल करना। उसके बाद बेल्जियम भी आता है, अगरचे कुछ लोगों को बेल्जियम के वीज़े मिलना शुरू हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेल्जियम ईज़ी हो गया है। बेल्जियम बहुत टफ़ तरीन एम्बेसीज़ में जो है वो आती है, और पाकिस्तानियों को वीज़ा आसानी से नहीं दिया जाता, ख़ास तौर पे ये जो 3-4 ममालिक मैंने आपको बताए हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि इन ममालिक की जो है आपको अपॉइंटमेंट बड़ी आसानी से मिल जाती है, क्योंकि रश ही नहीं होता, तो लोग यहाँ का वीज़ा अप्लाई नहीं करते। तो अगर आप फर्स्ट टाइम शेंजन जा रहे हैं या शेंजन का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो 4 ममालिक हैं बेल्जियम, नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड वगैरह, इन कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करने से परहेज़ करें। अब 2 से 3 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनकी अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए तो आप वीज़ा अप्लाई पाकिस्तान से कर दें। तो उसमें सबसे पहला नंबर आता है जी हॉलैंड का। अगर जिसको हम नीदरलैंड भी कहते हैं। अगर आपको हॉलैंड की अपॉइंटमेंट मिल जाए तो जी आँखें बंद कर कर जी आप वीज़ा आपको अप्लाई करना चाहिए। मैं आपसे अपना ज़ाती एक्सपीरियंस जो है शेयर करता हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम शेंजन वीज़ा हॉलैंड का अप्लाई किया था, और साथ मेरे 2 फ्रेंड्स भी थे, हम 3 लोग जो थे मिलकर गए थे।
हमने उस वक़्त ये थोड़ी-सी पुरानी बात है, अब किया क्या था, सिर्फ़ हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ॉर्म मैंने डाउनलोड किया था हॉलैंड की एम्बेसी से, और उसके बाद जो है ऑनलाइन टेलीफ़ोन पर अपॉइंटमेंट मिल जाती थी। और जब जिस दिन मेरा वीज़ा इंटरव्यू था हॉलैंड एम्बेसी में, उस वक़्त इंटरव्यू होते थे। मेरे पास सिर्फ़ बैंक स्टेटमेंट थी और ट्रैवल इंश्योरेंस थी। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। ना वीज़ा कवरिंग लेटर था, ना कोई होटल बुकिंग थी, ना कुछ और था। तो मैं जी हॉलैंड एम्बेसी जो था अपना वीज़ा इंटरव्यू के लिए चला गया। जब मेरी वीज़ा इंटरव्यू की बारी आई, तो लेडी वीज़ा ऑफ़िसर थी, उसने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है प्रॉपर्ली चेक किया, देखा। उसने मुझे मेरे एप्लीकेशन पर एक एतराज़ लगा दिया। वो एतराज़ क्या था? वो एतराज़ ये था जी कि जी आपने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में होटल बुकिंग को जो है वो इंक्लूड नहीं किया। तो मैंने उनको बताया कि आपकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट जो है हॉलैंड की एम्बेसी की, मैंने वहाँ से सारी डिटेल्स ली हैं, उसमें नहीं लिखा कि आपको होटल बुकिंग रिक्वायर्ड है। बहरहाल मैंने काफ़ी उनके साथ बहस की कि जी ये आपकी वेबसाइट का कसूर है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हमने तो सारी गाइडलाइन जो है आपकी वेबसाइट से ली। बहरहाल मैंने काफ़ी कन्विंस करने की उसको लेडी को कोशिश की, वो नहीं मानी। अलबत्ता उसने मुझे ये कहा कि मैं आपको 2 से 3 घंटे का टाइम देती हूँ आज ही। आप हाई कमीशन से बाहर चले जाएँ और होटल बुकिंग को परचेज़ कर कर जो है ले आएँ। मैं आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं करती। मैं आपकी एप्लीकेशन को जो है प्रोसेस में आज ही कर दूँगी। आप सिर्फ़ 2 घंटे का मैं आपको टाइम देती हूँ, 2 से 3 घंटे का आप होटल बुकिंग ले आएँ। मैंने कहा फ़ेयर इनफ़ कि कम से कम उसने मेरा जो है वीज़ा रिजेक्ट नहीं किया, तो उसने मुझे एक आउट पास बना दिया एक पेपर के ऊपर। तो मैंने वो एम्बेसी के जो है वो सिक्योरिटी ऑफ़िसर जो था, उसको दिखाया, उसने कहा जी आप जाएँ। तो उसपे लिखा हुआ था कि आपने इतने बजे तक आपने रिपोर्ट वापस एम्बेसी में करना है। मैं बाहर निकला, मैं 2 घंटे के अंदर-अंदर जी ट्रैवल एजेंट से ना 3 के 4 दिन का मेरा ट्रिप था हॉलैंड का। मैं वो 3 दिन की ना होटल बुकिंग ले आया। मैंने जी एम्बेसी में एंट्रेंस दे दी। तो मेरी जो दोबारा फिर मेरी जो है रश था, थोड़ा-सा रश था। तो फिर मेरी दोबारा जब बारी आई इंटरव्यू की, तो उस वक़्त जो थी वो लेडी वीज़ा ऑफ़िसर कोई और थी। फिर उसने मेरी एप्लीकेशन को दोबारा चेक किया, सारा प्रोसेस किया, उसमें होटल बुकिंग भी इंक्लूड हो चुकी थी। उसने फिर मुझे कहा जी हमने आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करके सबमिट कर दिया है, अब आप जाएँ। और कुछ दिनों के बाद जो था उसने कहा हम आपके मोबाइल पर टेलीफ़ोन नंबर पर जो है कॉल करके बताएँगे, आप पासपोर्ट लेकर आइएगा, उसी वक़्त डिसीज़न होगा। तो तकरीबन 1 हफ़्ते के या द 10 वर्किंग डेज़ के बाद ना मुझे कॉल आ गई जी आप दोबारा पासपोर्ट लेकर आएँ। मैंने पासपोर्ट दिया तो जी अ, मेरा जो है जी हॉलैंड का वीज़ा लग चुका था। तो मैंने फिर हॉलैंड गया, विज़िट किया मैंने। तो बात ये सारा एग्ज़ाम्पल बताने का आपको मकसद ये है, ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। इसका मकसद ये है आपको बताने का कि हॉलैंड जो है काफ़ी उसकी ना लीनिएंट पॉलिसी है। तो हॉलैंड को आप ज़रूर तरजीह दें, अगर आपको इसकी अपॉइंटमेंट मिल जाए और आपकी जो है प्रोफ़ाइल जो है बिल्कुल अगर सही हो, तो आपको हॉलैंड को नंबर 1 चॉइस पे रखना चाहिए। अच्छा जी, सेकंड जो टाइम था जी, मैंने जो वीज़ा अप्लाई किया था शेंजन का, दूसरा वीज़ा था, वो जी मैंने फ्रांस से अप्लाई किया था। फ्रांस का वीज़ा, शेंजन वीज़ा। चूँकि मैंने यूके से अप्लाई किया था फ्रांस का वीज़ा, तो उस वक़्त होता ये था कि सबसे पहले आप अपॉइंटमेंट लेकर जाते थे और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते थे। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म एम्बेसी में जाकर सबमिट करते थे और सबमिट के दौरान वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करते थे। आप वीज़ा ऑफ़िसर आपको देखता था, खिड़की लगी होती थी, इंटरव्यू से मुराद ये है कि वो आपके सारे डॉक्यूमेंट देखते थे। अगर उन्हें कोई डॉक्यूमेंट्स में क्लैरिफ़िकेशन करवानी होती थी, तो वो आपसे वो पूछ सकते थे। अगर आपके ज़हन में भी कोई सवाल हो कि जी आप कोई वीज़ा एप्लीकेशन से मुतल्लिक कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, आप उनसे भी सवाल कर सकते हैं। मैंने किए भी थे उनसे 1-2 सवाल। तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट में आपने अपने डॉक्यूमेंट जो है उनको सबमिट करवाने थे और फिर उसी अपॉइंटमेंट में वो आपको बता देते थे कि जी आपने इतने दिनों के बाद इस टाइम को, इस तारीख को और इस टाइम को आपने दोबारा एम्बेसी आना है और एहतियातन अपना पासपोर्ट साथ लेकर आना है। और वो जब दूसरी अपॉइंटमेंट में वो डिसाइड करते थे जी कि हमने आपको वीज़ा देना है कि नहीं। जब मेरी सेकंड अपॉइंटमेंट थी, तो मेरी दोबारा जो थी मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू से मुराद क्या मैं वीज़ा ऑफ़िसर के सामने पेश हुआ और उसको मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे।
अच्छा जी, जब मेरी दूसरी अपॉइंटमेंट थी ना, उसमें मैंने एक डॉक्यूमेंट को चेंज कर दिया था। वो डॉक्यूमेंट क्या था जी? ट्रैवल इंश्योरेंस। फर्स्ट अपॉइंटमेंट में मैंने उनको ट्रैवल इंश्योरेंस दी थी 4 दिन की, क्योंकि मेरा ट्रिप 4 दिन का था। तो सेकंड अपॉइंटमेंट में ऐसे ही मैंने सोचा कि मैंने कहा कि यार मैं उनको 1 साल की ट्रैवल इंश्योरेंस दे देता हूँ। हो सकता है मेरा वीज़ा जो है बढ़ जाए, मुझे मेबी 6 महीने का मिल जाए या साल का मिल जाए, मेरे ज़हन में ये था। तो जी मैंने उस अपनी दूसरी अपॉइंटमेंट में ना 1 साल की ट्रैवल इंश्योरेंस परचेज़ कर ली। पहले 4 दिन की थी पिछली अपॉइंटमेंट में, तो दूसरी अपॉइंटमेंट में मैंने 1 साल की परचेज़ कर ली। तो मैंने सेकंड अपॉइंटमेंट में वीज़ा ऑफ़िसर को कहा कि सर ये मेरी रिवाइज़्ड ट्रैवल इंश्योरेंस है, ये काइंडली आप प्लीज़ इसकी जो है वो रख लें, ये रिकॉर्ड में रख लें। तो उसने मुझे कहा कि आपके पास इसकी फ़ोटोकॉपी है? तो मैंने कहा फ़ोटोकॉपी तो नहीं है, ये ओरिजिनल मेरे पास है। बहरहाल उसको गुस्सा बहुत आया, क्योंकि फ्रांस की एम्बेसी में उस वक़्त ये रूटीन पाई जाती थी कि जब उनको कोई डॉक्यूमेंट फ़ोटोकॉपी करवाना पड़ता था ना एम्बेसी के अंदर, तो वो उनकी ना वो गुस्से में आ जाते थे। लेकिन वो बहरहाल उसको बुरा लगा था, लेकिन वो काइंड इनफ कि उसने मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस का लिया और अपने अंदर ऑफ़िस से जाकर ना उसने फ़ोटोकॉपी करके फ़ोटोकॉपी रख ली और ओरिजिनल मुझे वापस दे दी। तो जी उसके बाद क्या हुआ जी, मैंने वो 1 साल की इंश्योरेंस दे दी, तो मेरा लकीली मुझे वीज़ा मिल गया फ्रांस का, और मुझे मिला वीज़ा पूरा 1 महीने का। मेरा ख़्याल था कि 6 महीने का तो देंगे, लेकिन उन्होंने मुझे 1 साल की ट्रैवल इंश्योरेंस पर 1 महीने का मल्टीपल वीज़ा दिया। तो ये भी बहुत अच्छी बात थी मेरे लिए, तो मुझे फ्रांस देखने का भी मौका मिला। तो जी फ्रांस जो है, वो आपकी दूसरी सेकंड ऑप्शन होनी चाहिए। फ्रांस एक टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री है, आईफ़िल टावर यहाँ पर है, डिज़नीलैंड यहाँ पर है। मैं डिज़नीलैंड भी गया था। असल में मैं जाना चाहता था डिज़नीलैंड, तो मैंने डिज़नीलैंड में काफ़ी रोलर कोस्टर को जो था मैंने एन्जॉय करना था। तो 3 किस्म की उस वक़्त रोलर कोस्टर होती थी। मैंने रोलर कोस्टर को एन्जॉय किया, वॉल्ट डिज़नी स्टूडियो देखा, तो डिज़नीलैंड में बहुत मैंने एन्जॉय किया, और आईफ़िल टावर वहाँ पर बहुत है, खूबसूरत है जी। वैसे भी फ्रांस को, पेरिस को खुशबुओं का शहर कहते हैं। बहुत बड़ा जो है मैसिव सिटी है। शांज़-एलिज़े स्ट्रीट है यहाँ की। वैसे तो इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है चैम्प्स एलिसेस है, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग इसको शांज़-एलिज़े भी कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत और मैसिव स्ट्रीट है। अगर आपको वहाँ पर जाने का इत्तेफ़ाक हो, आप ज़रूर चैम्प्स एलिसेस जाएँ और देखें। तो फ्रांस आपकी जो है सेकंड ऑप्शन जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद जी तीसरे नंबर पर जी आजकल जो पाकिस्तान से बहुत सारे जो लोग वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं जी, उसका नाम है जी, उस कंट्री का नाम है जी स्पेन। पिछले 2-3 सालों से स्पेन ने काफ़ी पाकिस्तानियों को वीज़ाज़ दिए हैं और पाकिस्तानी गए हैं उधर। स्पेन भी आपकी एक थर्ड ऑप्शन, आप इसको रख सकते हैं। स्पेन जी अगर मैं बात करूँ बार्सिलोना की, मैड्रिड की, बड़े ही खूबसूरत शहर है। मालागा भी एक शहर है, मालागा में बीचेज़ बहुत ज़्यादा हैं। बीचेज़ तो ख़ैर बार्सिलोना में भी बहुत ज़्यादा हैं। स्पेन के जो है ना होटल बहुत खूबसूरत हैं। होटल की तो एक इंडस्ट्री है उधर। आप बार्सिलोना चले जाइए, मैड्रिड चले जाइए, होटल तो आपको इतने खूबसूरत मिलेंगे आपको देखने के लिए। मुसलमान भी उधर काफ़ी रहते हैं, और टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बीच लवर हैं और अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है पानी में सी साइड पे करना चाहते हैं, तो स्पेन में बार्सिलोना है, मैड्रिड है, मालागा है, मडीरा है। मडीरा एक बड़ा खूबसूरत एक जगह है इस इधर स्पेन में। तो मडीरा जाकर भी आप सी साइड को, बीचेस वगैरह की लाइफ को जो है एंजॉय कर सकते हैं। टेनरीफ जो है, टेनरीफ भी बड़ी खूबसूरत जगह है स्पेन में। ये जो है टेनरीफ जो है वो थोड़ा सा गर्म इलाका है, लेकिन यहाँ पर बीच वगैरह जो हैं बहुत खूबसूरत है। और टेनरीफ जो है ना, ये बॉर्डर एरिया है, यानी कि टेनरीफ के बाद आगे जो है अफ्रीका शुरू हो जाता है, यानी कि मोरक्को का बॉर्डर है। तो मोरक्को क्योंकि चूंकि थोड़ा सा गर्म है, तो इस वजह से टेनरीफ के एरिया में भी ना वो क्लाइमेट जो है ना, मोरक्को के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा गर्म रहता है। तो स्पेन आपके लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो वीडियो के आखिर में मैं ये कहूँगा कि जी जब भी आप शेंजन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें, तो डॉक्यूमेंट्स की जो चेक लिस्ट है वो वीएफएस ग्लोबल से आप डाउनलोड करें, उसमें देखें क्या क्या चाहिए। ऑब्वियसली वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, एफआरसी चाहिए आपको, शादीशुदा है तो एमआरसी सर्टिफिकेट चाहिए, होटल बुकिंग, फ़्लाइट्स टिकट्स की रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस, और जो है ट्रैवल प्लान होता है, वीज़ा कवरिंग लेटर होता है, सीएनआईसी वगैरह, पासपोर्ट तो खैर चाहिए ही होता है। तो ये सारी चीज़ें आप वीएफएस ग्लोबल की जो है चेकलिस्ट से चेक कर लें, और
आप अपना फ्रांस का वीज़ा जो है किसी भी शेंजन कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको मुझसे कोई सर्विस चाहिए तो आप मुझे एसएमएस कर कर जो है अपना ऑनलाइन सेशन जो है वो आप बुक करवा सकते हैं। अगर आप अपना कोई रिफ्यूज़ल डिस्कस करना चाह रहे हैं, अपना केस डिस्कस करना चाह रहे हैं, फ्यूचर में वीज़ा अप्लाई करने का इरादा रखते हैं, तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। एसएमएस करके आप अपना सेशन बुक करवा लें। तो अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।